हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2018, जो कि मनोविज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था 2018 का। उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता है, इसका एग्ज़ाम जो है सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है 15 मार्च 2022 को एग्ज़ाम है आप लोगों का। आपका जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे आपका साइकोलॉजी है, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो एग्ज़ाम जो है 2 पालियों में होगा। एक तो पूर्वाह्न 11 बजे की पाली है, दूसरा सेकंड नून के बाद होगा एग्ज़ाम। और थोड़ा सा क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लीजिए जो जीएस है, जीएस के 30 क्वेश्चन होंगे, और आपकी स्पेशल जो स्पेशलाइजेशन है उससे जो है 90 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का पेपर होगा टोटल आपका। तो उसमें से जो आपका 90 मार्क्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका स्पेशलाइजेशन है। और आज जो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था हायर एजुकेशन का यूपी में, मनोविज्ञान सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी आपका मदद हो पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम लोग जो है साइकोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 2 उस लिए लिखा है। पार्ट 1 में जो है 30 क्वेश्चंस जीएस के हैं, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्पेशल पेपर देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन डिफिशियंसी एंड ग्रोथ नीड्स अमंग मैस्लोज 5 नीड्स। यानी ये कह रहा है कि जो मैस्लो का हायरार्किकल थ्योरी है, मैस्लो के 5 आवश्यकताओं में न्यूनता तथा विकास आवश्यकताओं के बीच सीमा रेखा कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि ये कह रहे हैं कि जो लोअर लेवल नीड्स हैं और जो हायर लेवल नीड्स हैं, उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो क्या है। तो आपको पता है जो मैस्लो की जो थ्योरी है उसके 5 स्टेप इन्होंने बताए हैं। 5 स्टेप कौन कौन से हैं? जो शुरुआत के 2 स्टेप हैं वो लोअर लेवल नीड्स कहलाती हैं, और जो बाकी के 3 स्टेप्स हैं उसके बाद के वो हायर लेवल नीड्स हैं। तो उसका जो बॉर्डर है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन है क्वेश्चंस का, पहला सेफ्टी नीड्स एंड नीड्स टू बिलोंग, यानी कि जो बॉर्डर लाइन है कहाँ पर है, सुरक्षा आवश्यकताएं तथा संबंधित होने की आवश्यकता। बी है सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। सी है स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और डी है संबंधित होने तथा सम्मान की आवश्यकताएं। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नीड्स टू बिलोंग, बिलोंगिंग एंड स्टीम नीड्स, है ना। अब इसका थोड़ा सा इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, डिटेल क्या है। देखिए, जो मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी है, सबसे पहले मैस्लो की जो थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, उनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है वो जान लीजिए। मैस्लो की थ्योरी को कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, आवश्यकता नीड हायरार्किकल थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और इनकी थ्योरी क्या है, मानवतावादी अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। तो इन्होंने जो 5 पद बताए हैं, 5 पद बताए हैं, उसमें से जो ये नीचे के 2 पद हैं शुरुआती, यानी कि जो सबसे पहले मनुष्य की नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। फिजियोलॉजिकल नीड जैसे सांस लेना, ब्रीदिंग, फूड खाना, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेटिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ये सब इन सब सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य जो है सेकंड स्टेप की ओर बढ़ता है। वो देखता है सेफ्टी नीड्स, देखता है अपनी सेफ्टी नीड्स में, मतलब अपने शरीर की सुरक्षा, रोजगार, रिसोर्सेज, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें। तो ये लोअर लेवल नीड्स कहलाती हैं, और ये पूरी हो जाती हैं जब मनुष्य की, तब वो आगे की ओर बढ़ता है, हायर लेवल की नीड्स की ओर बढ़ता है। तो ये जो लोअर लेवल की नीड्स हैं और जो हायर लेवल की नीड्स हैं, वो बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन में भी यही दिया गया है, बिलोंगिंग एंड स्टीम नीड्स, ये जो है लोअर लेवल और हायर लेवल को अलग करती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैस्लो की 5 आवश्यकताओं में न्यूनता तथा विकास आवश्यकताओं के बीच सीमा रेखा कहाँ है। तो सीमा रेखा कहाँ है,
लव एंड बिलोंगिंगनेस जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से सीमा रेखा स्टार्ट हो जाती है, यानी ये लोअर लेवल नीड्स जहाँ पर ख़त्म होती है और हायर लेवल नीड्स जहाँ पर स्टार्ट होती है, वो सीमा रेखा कहाँ से बनना स्टार्ट होती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि स्टेप थर्ड से, तीसरे पद से। तीसरा पद क्या है, लव, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। उसके बाद आती है चौथा स्टेप है स्टीम, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, यानी कि नीचे की तीन जब मनुष्य पा लेता है तो चौथे की ओर बढ़ता है, और जब चौथा भी मिल जाता है तो लास्ट स्टेज की ओर बढ़ता है, जिसे मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा है, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं, जिसे रिनंशिएशन भी कहते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, लैक ऑफ प्रीजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्वोच्च स्तर पर पाई जाती हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ द कोरिलेटेड ग्रुप डिज़ाइन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधात्मक समूह अभिकल्प का दूसरा नाम नहीं है। ऑप्शन ए है मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन, बी है बिफोर आफ्टर डिज़ाइन, सी है पेयर्ड ग्रुप डिज़ाइन, यहाँ पेंड लिखा है मिसप्रिंट है, पेयर्ड ग्रुप डिज़ाइन है, और डी है रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधात्मक समूह अभिकल्प का दूसरा नाम नहीं है। तो दूसरा नाम नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिफोर आफ्टर डिज़ाइन, पूर्व पश्चात अभिकल्प कोरिलेटेड ग्रुप का डिज़ाइन का दूसरा नाम नहीं है। मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन, पेयर्ड ग्रुप डिज़ाइन, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, ये इसके दूसरे नाम हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, कोरिलेटेड ग्रुप डिज़ाइन है क्या, कोरिलेटेड ग्रुप डिज़ाइंस इन विच वी डू नॉट रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स, यानी कि वो डिज़ाइन जिसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं करते हैं, एंड देयर इज़ एन ऑब्वियस रिलेशन बिटवीन द टू ग्रुप्स, और दो ग्रुपों के बीच में ऑब्वियस रिलेशनशिप होता है। इसके टाइप क्या है, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, देखिए जैसे मैंने बताया, द सेम सब्जेक्ट इज टेस्टेड ऑन 2 और मोर ओकेजन। मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है, दूसरा है मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। आगे अगर हम बात करें, इंट्रोड्यूसेज अ कोरिलेशन बिटवीन ग्रुप्स इन द वे ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, यानी कि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन और मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन इसके जो हैं टाइप्स हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका राइट आंसर होगा, ये दूसरा नाम इसका नहीं है, बिफोर आफ्टर डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डू अ रिसर्च इन अ सिचुएशन वेयर अ वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड ड्यू टू एथिकल रीजंस, यानी कि निम्न में से कौन सी शोध करने का सबसे उचित विधि है उस परिस्थिति में जब नैतिक कारणों से किसी चर का हस्तचालन नहीं किया जा सकता हो। यानी कि यहाँ पे सीधे ये पूछ रहे हैं कि किस रिसर्च में हम नैतिक कारणों को इग्नोर करते हुए, है ना, देखिए लिखा है ना, कौन सी शोध करने की सबसे उचित विधि है उस परिस्थिति में जब नैतिक कारणों से किसी चर का हस्तचालन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग नैतिक कारणों से किसी भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, यानी जब हम वेरिएबल को एथिकल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, किस शोध में, मतलब किस शोध में हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें जो है कि मैनिपुलेट ना कर सकें वेरिएबल्स को और स्टडी भी कर लें। तो ऑप्शन है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल, सी है सिस्टमेटिक सर्वे, और डी है आपका केस स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता क्या है, जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, जो इवेंट हो चुका होता है, उन घटनाओं के असर से संबंधित हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस परिस्थिति में नैतिक कारणों से किसी चर का हस्तचालन नहीं किया जाता है। और क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ बातें हैं। सबसे पहले इसकी आंतरिक वैधता बहुत ही कम होती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इंटरनल वैलिडिटी जो होती है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बहुत ही लेस होती है, कम होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जो आपका क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के लिए बहुत ही इफ़िशियंट मेथड कहलाता होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के लिए जो क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है काफ़ी इफ़िशियंट होता है। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, इन अ डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट हु नोज विच पार्टिसिपेंट्स आर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड विच आर इन कंट्रोल ग्रुप।
यानी कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा साधारण सा है। एक युग्म अंध प्रयोग में कौन जानता है कि कौन से सहभागी प्रायोगिक समूह में है तथा कौन से नियंत्रित में। ऑप्शन ए है द पार्टिसिपेंट्स ओनली, यानी केवल सहभागी जानता है। बी है द एक्सपेरिमेंटर ओनली, केवल प्रयोगकर्ता। सी है दोनों जानते हैं। डी है कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर डी, यानी डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट में न तो पार्टिसिपेंट को पता होता है ना ही एक्सपेरिमेंटर को पता होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रयोग में कौन जानता है कि कौन से सहभागी प्रायोगिक समूह में तथा कौन से नियंत्रित समूह में, यानी कि दोनों को नहीं पता होता है, ना पार्टिसिपेंट को पता होता है ना एक्सपेरिमेंटर को पता होता है कि वो किस ग्रुप में है, कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। तो डबल बाइंड स्टडी का जो है कि थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए डबल बाइंड स्टडी होता क्या है। सबसे पहले सिंगल ब्लाइंड स्टडी समझिए। सिंगल ब्लाइंड स्टडी में क्या है, पार्टिसिपेंट्स अनअवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी सिंगल ब्लाइंड स्टडी में रिसर्चर को तो पता होता है कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है कौन सा नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सैम्पल्स हैं, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता होता कि कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाएगा। दूसरा है हेल्प्स टू अवॉइड द प्लेसबो इफेक्ट। सिंगल ब्लाइंड स्टडीज़ का जो बेनिफिट है वो होता क्या है, ये प्लेसबो इफेक्ट से बचाता है। अब प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है, अ प्लेसबो इज ए सब्सटेंस और ट्रीटमेंट दैट हैज़ नो इफेक्ट अपार्ट फ्रॉम अ पर्सनस बिलीफ इन इट्स इफेक्ट। ये प्लेसबो इफेक्ट होता है। फीलिंग बेटर सिंपली बिकॉज वी एक्सपेक्ट टू फील बेटर एंड फॉर नो अदर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेसबो इफेक्ट। ठीक है, प्लेसबो इफेक्ट का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका डबल ब्लाइंड स्टडी। देखिए क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर आर अनअवेयर ऑफ हु रिसीव्स द ट्रीटमेंट, यानी इसमें ना तो पार्टिसिपेंट्स को पता होता है और ना ही रिसर्चर को पता होता है कि ट्रीटमेंट किस ग्रुप को दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा। तो इसे हम डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आगे देखिए क्या है, डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हेल्प रिसर्चर अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड रिमेन अनबायस्ड, यानी डबल ब्लाइंड स्टडीज़ का फ़ायदा क्या होता है, अनबायस्ड, यानी कि अनबायस्ड स्टडी होती है, कोई भी बायसिंग इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज ऑल्सो नोन एज समेटेड रेटिंग स्केल। ऑप्शन है आपके थर्स्टन स्केल, बी है गटमैन स्केल, सी है सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, डी है लिकर्ट स्केल। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मापनी संकलित रेटिंग मापनी भी कही जाती है, यानी किसे हम समेटेड रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लिकर्ट स्केल को हम लोग समेटेड रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने तीनों स्केल्स के बारे में डिस्कस कर दिया है ताकि आपको समस्या ना हो। सबसे पहले थर्स्टन स्केल की बात करें तो थर्स्टन स्केल में हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो थर्स्टन स्केल में हम लोग इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। अब देखिए थर्स्टन स्केल है क्या, अ थर्स्टन स्केल हैज़ अ नंबर ऑफ एग्री और डिसएग्री स्टेटमेंट्स, यानी कि थर्स्टन स्केल में ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें सहमत और असहमत टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, उसमें चूज़ करना होता है जो भी आंसर देता है प्रश्नों के। इट इज़ अ यूनिडायमेंशनल स्केल टू मेजर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पीपल। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यूनिडायमेंशनल स्केल होता है, यानी एक विमी स्केल होता है और किसके मेजरमेंट के लिए होता है, एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए होता है, यानी लोगों के एटीट्यूड मेजर करता है। डेवलपिंग द स्केल इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिलेटिव कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू अदर स्केल्स, यानी कि इस स्केल को डेवलप करना थोड़ा सा समय की खपत ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अदर स्केल की कंपेरिजन में। अब लिकर्ट स्केल की बात करें तो देखिए लिकर्ट स्केल क्या है, द लिकर्ट स्केल इज अ 5 or 7 point scale which is used to allow the individual to express how much they agree or disagree with a particular statement। इससे भी जो है कि लोगों के मत का पता चलता है कि वो किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर कितने एग्री हैं और कितने डिसएग्री हैं। ये 5 और 7 दोनों पॉइंट स्केल होता है। ठीक है, 5 पे भी बना सकते हैं, 7 पे भी बना सकते हैं। थर्ड है आपका सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये क्या होता है, देखिए द सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज अ 7 point रेटिंग स्केल यूज टू डिराइव द रिस्पोंडेंट्स
attitude towards the given object or event by asking him to select an appropriate position on a scale between two bipolar adjectives। ठीक है, यानी कि ये भी एग्री और डिसएग्री टाइप का होता है। ये 7 पॉइंट स्केल होता है और इससे भी लोगों के मत को जाना जाता है। ये बाइपोलर एडजेक्टिव इसमें होते हैं, जैसे वार्म और कोल्ड, पावरफुल और वीक, इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, बी है इंटरनल कंसिस्टेंसी, सी है क्रोनबेक्स अल्फा और डी है कंस्ट्रक्टिव निर्मित, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। इसमें निम्नलिखित में से विश्वसनीयता का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंस्ट्रक्ट जो है रिलायबिलिटी का टाइप नहीं होता, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है, क्रोनबेक्स अल्फा रिलायबिलिटी होती है। कंस्ट्रक्ट जो होती है वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वैलिडिटी का टाइप है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी देखिए, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, इसे अल्टरनेटिव फॉर्म्स रिलायबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, और कैन यू ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव फॉर्म्स रिलायबिलिटी टेस्ट। दूसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, जो 2 टाइप की होती हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और क्रोनबेक्स अल्फा, जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दिया है। इंटररेटर रिलायबिलिटी का कोइंस कप्पा होता है, और रिलायबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी मेजर्स। तो ये रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं, और वैलिडिटी के टाइप्स में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड एटम, यानी कि इसमें से भिन्न कौन है। ए है साइन टेस्ट, बी है फ्रीक्वेंसी टेस्ट, सी है मीडियन टेस्ट, डी है सम ऑफ रैंक टेस्ट। तो इसमें से भिन्न टेस्ट कौन है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो बाकी के तीनों से अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, जो फ्रीक्वेंसी टेस्ट है इन सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी टेस्ट है एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। बाकी के जो तीनों हैं यानी ए, सी और डी, यानी साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट और सम ऑफ रैंक टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट के आधार पर ये सब एक दूसरे से अलग हैं, और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो है पैरामीट्रिक टेस्ट है। मैंने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो आगे के एग्जाम के लिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, जो कि ऑप्शन में दिया था, मान विटनी यू टेस्ट, स्पेयरमैन कोरिलेशन और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि ECD कह लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है जी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका चेंजेस इन द रेट ऑफ राइम ऑफ द हार्ट बीट। नेक्स्ट है आपका ये ECG इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, ECG। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन ब्रेन वेव्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, चेंज इन मसल्स एक्टिवेशन, चेंज इन न्यूरॉन एक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है ECG टेस्ट हृदय की गति को मापने के लिए किया जाता है, चेंजेस इन द रेट एंड राइम ऑफ द हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रेन वेव्स के लिए दूसरे टेस्ट होते हैं, मसल के एक्टिवेशन के लिए दूसरे होते हैं और न्यूरॉन एक्टिविटी को जानने के लिए दूसरे टेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि किसी प्राणी की सभी विशेषताएं किसी कालखंड में विद्यमान को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका फिनोटाइप, बी है जेनोटाइप, सी है फ्रेनोटाइप, डी है मॉर्फोटाइप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा फिनोटाइप, यानी किसी प्राणी की किसी कालखंड में विद्यमान सभी विशेषताओं को फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। अब इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जेनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस के तौर पे यहाँ पे दिखाया है। जीनोटाइप देखिए क्या होता है, रिफर्स टू द जेनेटिक कोड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ये आनुवांशिक किसी भी इंसान की आनुवांशिकता से संबंधित होता है। इन फेनोटाइप क्या होता है? फेनोटाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप
दैट इज विजिबल टू अदर पीपल एंड कैन बी ऑब्जर्व। फेनोटाइप क्या होता है? ये एक्सप्रेशन होता है, ये दिखाई देता है, ये ऑब्जर्वेबल होता है। दिस दैट इज फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ द पर्सन आई, यानी किसी की आंखों का कलर वो दिखाई देता है, तो ये फेनोटाइप है। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें जेनोटाइप की, तो देयर इज अ पर्सन हु हैज़ ब्राउन हेयर बट हिज सेल्स कंटेन वन ब्राउन हेयर एंड वन ब्लॉन्ड हेयर एलील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 40। वेयर द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आर लोकेटेड, यानी कि कॉर्टाई अंग कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन में, बी है रेशनर झिल्ली में, सी है आपका वेस्टिबुलर सैक्स में, और डी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक झिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बेसिलर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, बेसिलर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए इसकी क्या है। तो जैसा कि मैंने चित्र आपको दिखाया है, ये देखिए एक कान, ये कान का एक पार्ट होता है कान में जो है कि यहाँ देखिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है बेसिलर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर सारे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इनकस, स्केला वेस्टिबुली, स्केला लिम्पैनी, तो ये सारे पार्ट हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिलर मेम्ब्रेन के अंतर्गत ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन का विश्राम विभव कितना होता है? राइट, ऑप्शन ए है -95 मिली वोल्ट MV, बी है +85 MV, सी है -70 MV और डी है +70 MV। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। -70 मिली वोल्ट होता है न्यूरॉन का विश्राम विभव। ठीक है, न्यूरॉन का विश्राम विभव कितना होता है? -70 वोल्ट। अब इसका थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज अबाउट -70 मिली वोल्ट। दिस मीन्स दैट द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज 70 मिली वोल्ट लेस देन द आउटसाइड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन के अंदर जो है विभव है बाहर की अपेक्षा 70 मिली वोल्ट लेस देन है। एट रेस्ट देयर आर रिलेटिवली मोर सोडियम आयंस आउटसाइड द न्यूरॉन। इसका मतलब क्या है? विश्रामावस्था में जो देयर आर रिलेटिवली मोर सोडियम आयंस आउटसाइड द न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन्स के बाहर जो है सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयंस न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है, देखिए -70 वोल्ट विश्राम विभव है, उसके बाद फिर से एक्टिवेट हो जाता है और +30 मिली वोल्ट तक जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ये सोडियम चैनल्स हैं, ये मोर सोडियम चैनल इधर है, ओपन क्लोज दे रखा है पूरा। डिटेल में फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सेमेंटिक मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, शब्दार्थ विषयक एक हिस्सा है किसका? सेमेंटिक मेमोरी की यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन ए है इम्प्लिसिट मेमोरी का हिस्सा है, बी है एक्सप्लिसिट मेमोरी, सी है फ्लैश बल्ब मेमोरी, डी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सप्लिसिट मेमोरी। यानी कि सेमेंटिक मेमोरी किसका पार्ट है? एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब इसका जो है मैंने पूरी मेमोरी का, ह्यूमन मेमोरी का डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दिया है। देखिए ह्यूमन मेमोरी क्या होता है, 3 टाइप का होता है। सेंसरी मेमोरी जो कि एक सेकंड से भी कम समय के लिए होती है। सेकंड है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि वर्किंग मेमोरी भी कहलाती है, जिसकी लिमिट होती है 1 मिनट से कम की। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लाइफ टाइम चलती रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी देखिए 2 टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि चेतन अवस्था में होती है, कॉन्शियस माइंड में, और इम्प्लिसिट मेमोरी जो अनकॉन्शियस माइंड में होती है। उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी के आगे टाइप है डिक्लेरेटिव मेमोरी जो फैक्ट्स और इवेंट पे बेस्ड होती है, और डिक्लेरेटिव मेमोरी फर्दर जो है एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी में डिवाइड होता है। तो सेमेंटिक मेमोरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, यही क्वेश्चन पूछा गया, इस पर आधारित होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करें तो अवचेतन माइंड में होता है, और ये प्रोसीजरल मेमोरी या स्किल टास्क पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन द एपिसोडिक मेमोरी इज स्टोर्ड।
यानी कि मस्तिष्क के किस भाग में वृत्तात्मक स्मृति भंडारित की जाती है? ए है हिंड लोब, बी है फ्रंटल लोब, सी है टेम्पोरल लोब और डी है एमिगडाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर सी, यानी टेम्पोरल लोब में जो है एपिसोडिक मेमोरी स्टोर्ड होती है। टेम्पोरल लोब में एपिसोडिक मेमोरी स्टोर्ड होती है। अब इसको डिटेल देख लेते हैं क्या है। देखिए, तो मैंने सारे लोब्स यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए, द हिप्पोकैम्पस लोकेटेड इन द ब्रेन्स टेम्पोरल लोब, मतलब कि ब्रेन के टेम्पोरल लोब, यानी कि ब्रेन का टेम्पोरल लोब देखिए ये है। यहाँ पर जो है हिप्पोकैम्पस होता है जहाँ पर एपिसोडिक मेमोरी फॉर्म होती है एंड इंडेक्स फॉर लेटर एक्सेस, और वहाँ पे सूचीबद्ध हो जाती है। एपिसोडिक मेमोरीज आर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि एपिसोडिक मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है फ्रॉम ए स्पेसिफिक इवेंट्स इन आवर लाइफ्स लाइक द कॉफ़ी वी हैड विद अ फ्रेंड लास्ट वीक। जैसे हमने आपने किसी दोस्त के साथ आप किसी पार्टी को आपने अटेंड किया, तो वो एपिसोडिक मेमोरी का एक हिस्सा हो जाता है। साथ ही साथ आप बाकी की मेमोरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में सेमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरीज। मोटर कॉर्टेक्स, इसके ये काम है प्रोसीजरल मेमोरीज, है ना। उसके बाद थर्ड है आपका सेरेबेलम में भी प्रोसीजरल मेमोरीज। हिप्पोकैम्पस में जैसा कि बताया लॉन्ग टर्म सेमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरीज। एमिगडाला है, एमिगडाला में देखिए इमोशनल मेमोरीज। टेम्पोरल लोब में देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरीज। सेवेंथ है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है आगे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 + 2 = 4 इन विच टाइप ऑफ मेमोरी, यानी किस प्रकार की स्मृति की श्रेणी में आता है। जब हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, यानी ये किस श्रेणी में हमारा स्टोर हो रहा है। ऑप्शन है ए है सेमेंटिक, बी है एपिसोडिक मेमोरी, सी है आइकॉनिक मेमोरी, डी है इकोइक मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताना चाहता हूँ, ये सेमेंटिक मेमोरी है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा शब्दार्थ विषयक स्मृति है, इसमें हम लोग अर्थ बनाते हैं और कहीं स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघा रिमेंबर्स दैट व्हेन शी वॉज 8 years old शी वॉज विम्स्किल, दिस मेमोरी ऑफ मेघा इज कॉल्ड। यानी कि मेघा को याद है कि जब वह 8 वर्ष की आयु की थी तो वह मनमौजी थी। मेघा की यह स्मृति क्या कहलाती है। यानी कि आपको अपने किसी भी अवस्था की बातें याद हैं, तो ये कौन सी मेमोरी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है राइट आंसर है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि कोई घटना जो आपको याद हो जाती है, घटी होती है आपके साथ, तो वो एपिसोड हो जाता है, एपिसोडिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटेरियोरेशन क्वोशिएंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि DQ किस टेस्ट में सबसे पहले यूज़ किया गया था। बिने साइमन टेस्ट में, वेज में, गाल्टन कैटल टेस्ट में, डी रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेज में जो है सबसे पहले यूज़ किया गया था DQ। अब देखिए डिटोरियोरेशन क्वोशिएंट होता क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटोरियोरेशन इंडेक्स बताता देखिए क्या है, ये होता है अ पैटर्न ऑफ सबसेट स्कोर्स ऑन द वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्कूल यूज्ड एज द सजेस्ट ऑफ डिक्लाइंस फ्रॉम बेसलाइन फंक्शनिंग एंड यूज्ड इन मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। यानी कि DQ या DI का यूज़ किया जाता है जब कोई भी इंसान अपने बेसलाइन फंक्शन से लोअर लेवल की परफॉर्मेंस देता है, तो उसके मेज़र करने के लिए, उसकी डिग्री को मेज़र करने के लिए कि वो कितना रिड्यूस हुआ है उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस, तो उसको बताने के लिए हम लोग DQ या डिटोरिएशन इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और अधिकतर ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इन सारी बीमारियों को पता लगाने के लिए, जैसे सिजोफ्रेनिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड डिमेंशिया जिसको हो जाता है, उसमें हम लोग DQ का सहारा से ही पता करते हैं, यानी इसके सिम्टम्स का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following approaches used in assessment of intelligence is the oldest one। यानी कि बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपागमों में से सबसे पुराना कौन सा उपागम है। ऑप्शन ए है साइकोमेट्रिक अप्रोच, बी है बायोलॉजिकल अप्रोच, सी है कल्चर फेयर और डी है क्रोनोमेट्रिक एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर डी, जो कालमितिक विश्लेषण है, क्रोनोमेट्रिक एनालिसिस है, वो सबसे पुराना अप्रोच है बुद्धि के आकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग द एबिलिटी टू एनालाइज द इवेल्युएट आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस इज इन बेस्ट डिस्क्राइब एज। यानी कि जो
स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने क्या कहा कि विचारों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने, समस्याओं का समाधान करना तथा निर्णय लेने का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया गया है? लॉजिकल इंटेलिजेंस के रूप में, बी है एनालिटिकल इंटेलिजेंस के रूप में, सी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के रूप में, डी है एसेंशियल इंटेलिजेंस के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताना चाहता हूँ, एनालिटिकल इंटेलिजेंस के रूप में इसे जो है वर्णन किया गया है। इसका वर्णन एनालिटिकल इंटेलिजेंस के रूप में किया गया है। अब यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए, जो स्टर्नबर्ग हैं, इनकी थ्योरी को कहा जाता है टैर्किक या त्रिस्तरीय सिद्धांत, टैर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टैर्किक थ्योरी में पहला इन्होंने बताया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है इंसान के पास, यानी एबिलिटी टू रीड एंड अडॉप्ट एवरीडे लाइफ। दूसरा होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें मेंटल स्टेप्स और कंपोनेंट्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। और थर्ड होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी यूज ऑफ एक्सपीरियंस इन वेज दैट फोस्टर इनसाइट। तो ये था आपका एनालिटिकल, जो है कि ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑलपोर्ट हैज़ क्लासिफाइड ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी एज, यानी कि ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों का वर्णन किया है, किस रूप में किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑलपोर्ट ने पर्सनैलिटी को 3 भागों में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले सेकेंडरी ट्रेट्स, फिर सेंट्रल ट्रेट्स, फिर कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेस्ट विच रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग एज अपोज टू कन्वर्जेंट थिंकिंग मीजर, यानी कि वह परीक्षण जिसमें अभिसारी चिंतन की अपेक्षा अपसारी चिंतन की आवश्यकता है, तो क्या मापन करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, और नेक्स्ट है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, और डी है सोशल इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन का ही उपयोग होता है, क्रिएटिविटी में हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं। यानी क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी में हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स और स्कोर इज, यानी कि जो सहसंबंध है मैक्सिमम 2 चरों के बीच सहसंबंध मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो जो रेंज होती है -1 से +1 तक मैक्सिमम रेंज होती है कोरिलेशन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कोरिलेशन के जो टाइप होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? दिस शोज दैट एज वन वेरिएबल्स इंक्रीज द अदर इंक्रीज, यानी कि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? मतलब एक वेरिएबल घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है तो निगेटिव कोरिलेशन, और जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता तो उसे नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज गिवन टू वन ऑफ द 2 ग्रुप्स विदाउट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू इंश्योर सिमिलरिटी ऑफ द ग्रुप्स बिफोर ट्रीटमेंट बिगिंस, यानी कि निम्नलिखित में से किस अभिकल्प में उपचार को आरंभ होने से पूर्व समूहों की समानता को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए बिना ही 2 समूहों में से एक समूह को प्रायोगिक उपचार दे दिया जाता है? यानी सिंपल सी बात करें तो किस समूह में समानता, इक्विवेलेंसी नहीं करते हैं, डायरेक्ट ट्रीटमेंट देने लगते हैं, किस समूह में ऐसा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसको जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में हम लोग डायरेक्ट जो है बिना इक्विवेलेंट किए, ग्रुप्स को बिना इक्विवेलेंट किए ही ट्रीटमेंट देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। तो अगर हम ग्रुप डिज़ाइन की बात करें तो कई टाइप के हैं, जैसा कि आपका सोलोमन है, और 1 टेस्ट है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट है, सिंगल केस स्टडी है, ये सारे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी देखिए दे रखा है, पोस्ट टेस्ट रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, तो इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोग के विकल्प बनाने का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम एट अ मिनिमम कॉस्ट। ये तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये उद्देश्य होता है कि न्यूनतम लागत पर शोध समस्या से संबंधित अधिकतम मात्रा में सूचना प्राप्त करना। हर एक रिसर्च का उद्देश्य होता है, डिज़ाइन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपका टू स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस। थर्ड है टू कंट्रोल एरर वेरिएंस, ये भी बहुत सही बात है, त्रुटि प्रसरण को नियंत्रित करना भी उद्देश्य होता है। और डी है टू मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस, यानी प्रायोगिक प्रसरण को अधिकतम करना, ये भी
99% ट्रू बात है, यानी कि ए, सी और डी ट्रू हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है उद्देश्य नहीं होता है, यानी बाह्य प्रसरण के प्रभाव का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। किसी भी विकल्प का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो बाह्य प्रसरण के प्रभाव का अध्ययन करे, क्योंकि जो बाह्य प्रसरण होता है वो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, ठीक है, तो वो उद्देश्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड बाय विलियम मैकडूगल, यानी कि विलियम मैकडूगल द्वारा समाज मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्यपुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। वर्ष 1908 में विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक प्रकाशित की थी। तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए। सारे क्वेश्चन एक ही दिन में डिस्कस करना संभव नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप किसी प्रकार के कोई कमेंट या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर साझा कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।